हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे, इसका नाम है व्यावसायिक सेवाएं। और इसी में हम लोग इंश्योरेंस की बात कर चुके थे, स्टार्ट कर दिया था। इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, जिसमें पहला जो प्रिंसिपल होता है वो होता है अटमोस्ट फेथ का, पूर्ण सदविश्वास का। उसकी बात हम लोग अपने पिछले वीडियो में कर चुके थे, उसी के आगे बात करेंगे। तो व्यावसायिक सेवा में बीमा, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं और इसी में जो बीमा के सिद्धांत है उनको पढ़ेंगे अपने इस वीडियो में, जो भी बाकी बच गए थे। तो जो अगला सिद्धांत आता है वो होता है बीमा योग्य हित का। मतलब आपका पहली बात तो जिस चीज का बीमा करा रहे हो उससे आपका हित जुड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हित होना चाहिए। और वो हित ऐसा होना चाहिए जो जिसका बीमा किया जा सके। ठीक है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका जो घर है ना, अगर आप घर का बीमा करा रहे हो, क्या करा रहे हो? किसी अपने घर का बीमा करा रहे हो, तो आपके घर को बचाने की जिम्मेदारी नहीं है। आपका जो हित जुड़ा हुआ है अपने घर से, उसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू है, कुछ उसका मौद्रिक मूल्य है। अब उस मूल्य का बीमा किया जा रहा है कि मान लीजिए आपका घर 80 लाख रुपए का है, तो अब 80 लाख रुपए का अगर मान लीजिए किसी वजह से, किसी दुर्घटनावश कुछ भी हो गया जिससे आपका घर बेकार हो गया या खराब हो गया, तो अब वो जो आपका हित था, उसकी जो वैल्यू थी, उस चीज के लिए बीमा होता है, घर का नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? तो प्रिंसिपल है खाली। ठीक है, वैसे तो लोग बोलते हैं घर का ही बीमा कराया हुआ है, लेकिन घर में जो आपका हित है उस चीज का बीमा है। ठीक, तो होता क्या है, सिद्धांत का अर्थ है कि जैसे आपका मकान है, कोई जहाज है, मशीन है, जीवन है, तो इसकी जो संभावित देयता का बीमा नहीं किया जा सकता, बल्कि उनमें निहित आर्थिक स्वार्थ का बीमा किया जा सकता है। ठीक है, आप घर है, घर एग्जैक्टली आपको वैसा नहीं मिलेगा। अगर कोई भी चीज नुकसान हो गया, आपके बाइक में नुकसान हो, एग्जैक्टली वैसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन आपका उस चीज में जो हित था, ठीक है, उस चीज का बीमा किया जाता है। उसका जो आर्थिक स्वार्थ है ना, उस चीज का बीमा किया जाता है। इट इज द पिक्यूनियरी इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योर्ड इन देम विच इज इंश्योर्ड। तो आपका जो हित है उसका बीमा किया जा रहा है, उस चीज का बीमा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है लोगों को कि अरे घर का ही तो बीमा कराया हुआ है। घर का नहीं कराया हुआ है, घर आपको एज इट इज वैसा नहीं मिल जाएगा। क्षतिपूर्ति होगी घर में होने वाले नुकसान के आधार पर। ठीक, अच्छा, अगली बात क्या आती है इसी में, किसी वस्तु अथवा जीवन के सुरक्षित रहने में बीमाकृत का हित होना आवश्यक है। तो वही मैंने पहले कहा कि हित होना चाहिए, कानूनी रूप से अनिवार्य है, क्योंकि तभी तो जिस घटना के विरुद्ध उसने बीमा कराया है, कि जैसे मान लीजिए फसल बर्बाद ना हो जाए, तो घटना क्या है? फसल का बर्बाद होना। और उसके विरुद्ध उसने बीमा कराया कि अगर बर्बाद हो गई तो मुझे उसके लिए क्षतिपूर्ति मिले। उसके घटित होने के कारण उसे वित्तीय हानि होगी। वित्तीय हानि का मतलब क्या हुआ? आर्थिक नुकसान होगा। तो अगर उसका कोई हित नहीं है तो फिर उसे नुकसान होगा ही नहीं, और हित नहीं है तो फिर बीमा क्यों कराओगे? आप समझ रहे हो? तो ये भी उसी के अंतर्गत आ जाता है। जो आपकी दूसरी बात है बीमा योग्य हित का, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहा करते हैं। ठीक, अच्छा, आप समझिए, इसी में बीमा योग्य हित के लिए यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति संपत्ति का स्वामी हो। यह भी समझ लीजिए। जैसे कानून ये कहता है कि आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, आप बाइक चला रहे थे, अब आपसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो जिसका एक्सीडेंट हो गया उसको हर्जाना देना आपकी जिम्मेदारी है, मान लीजिए। अब उस व्यक्ति के ऊपर मेरा तो कोई अधिकार है नहीं, मैं तो उसको ओन नहीं करता हूं, मैं तो उस व्यक्ति का स्वामी नहीं हूं, लेकिन बीमा मैंने इस बात का कराया हुआ है कि अगर मुझसे किसी और का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस इंसान को होने वाले नुकसान की भरपाई कोई इंश्योरेंस कंपनी कर दे। तो जिस चीज का मैं बीमा करा रहा हूं ना, जरूरी नहीं मैं उसका मालिक हूं। ऐसे ही ट्रस्टी होता है, कई बार जो ट्रस्टी होते हैं ना, वो किसी ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाली संपत्ति की निगरानी कर सकते हैं, उसका ट्रस्टी बन करके रह सकते हैं, उसके मालिक नहीं होते हैं। तो जो ट्रस्टी हैं वो भी बीमा करा सकते हैं। तो क्या है कि उस व्यक्ति का जो संपत्ति का स्वामी हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, तब भी आप बीमा करा सकते हो, लेकिन आपका हित है। आपका हित है क्यों? क्योंकि अगर सामने वाले इंसान का एक्सीडेंट आपसे हो रहा है तो आपको आर्थिक नुकसान हो रहा है ना, तो उस आर्थिक नुकसान, वो जो हित है उसको प्रेडिक्ट किया जा रहा है, उसका इंश्योरेंस किया जा रहा है। ठीक, अच्छा, अगली बात आ जाती है क्षतिपूर्ति की। अब क्षतिपूर्ति का मतलब होता है, ये कार जा रही थी, ठीक है, आपने इस कार का एक्सीडेंट कर दिया, तो अब इस कार का नुकसान हो गया, तो इस कार का जो नुकसान हुआ है और साथ में इस कार का भी नुकसान हो रहा है, दोनों का ही हो सकता है, दोनों ने अपना अपना इंश्योरेंस करा रखा है मान लीजिए, तो अब इनके नुकसान का आंकलन किया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। जितना नुकसान हुआ है, जो बीमा करने वाला इंसान है, बीमाकार या कोई कंपनी है, वो ये कहती है कि हम आपको एक्सीडेंट होने से पहले की जो आपकी स्थिति थी उस स्थिति में लेकर के आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर देंगे। ठीक, अच्छा, तो बीमाकार बीमा कराई गई संपत्ति के नष्ट होने अथवा उसको क्षति पहुंचने के कारण हुई हानि की पूर्ति का दायित्व लेता है, कि जो नुकसान हो रहा है वो हम पूरा कर देंगे। लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए, मान लीजिए
आपके घर में जो भी किसी इंसान की डेथ हो जाती है, मान लीजिए मेरे घर में हो जाती है, ठीक है, होती है, सबका एक शाश्वत सत्य है, होगी ही। कब होगी? मान लीजिए किसी परिवार में ऐसे समय पर हो जाती है जिसमें उस पर डिपेंडेंट बहुत सारे बच्चे हैं। अब उन सारे बच्चों का जीवन बड़ा कठिन हो सकता है, ठीक है। तो LIC की बात आती है ना, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो जिंदगी के बाद भी का मतलब ये होता है कि अगर किसी ऐसे इंसान की मृत्यु हो गई जो पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहा था, तो बहुत लोगों को दिक्कत आ सकती है। ऐसे में उन सारे लोगों को आर्थिक दिक्कत ना है इसलिए कोई अमाउंट दे दिया जाता है। लेकिन नहीं सोचो कि जो इंसान की डेथ हो गई है, क्या उसकी कमी पूरी की जा सकती है? क्या उस इंसान के जीवन की कीमत निकाली जा सकती है? नहीं निकाली जा सकती। लेकिन यहां पर हम उसके बदले कुछ पैसे देने की कोशिश कर रहे होते हैं। कार में तो ऐसा है कि मान लीजिए आपकी हेडलाइट टूट गई तो आपने हेडलाइट ठीक करा ली, वैसा ही हो गया। लेकिन इंसान के जीवन में ये काम नहीं किया सकता। इसलिए जब हम लोग लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे, जीवन बीमा की बात करेंगे, तो वहां पर क्षतिपूर्ति का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो काम नहीं करता है। यहां पर क्षतिपूर्ति नहीं कर पा रहे होते हो, आप सिर्फ एक राशि दे पा रहे होते हो, ठीक है, जिससे कि जो भी आपकी पॉलिसी में राशि हो। तो इसको भी समझ लीजिए। इसी में आप समझ लीजिए, बीमाकार हानि होने पर बीमाकृत को उसी स्थिति में लाने का वचन देता है जिस स्थिति में वह बीमा की घटना के घटित होने से पहले था, ठीक। अच्छा, क्षतिपूर्ति की राशि, कितनी क्षतिपूर्ति की पैसा दिया जाएगा? तो हानि की राशि को मुद्रा में मापा जाता है। तो ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने बीमा करा रखा है कि आपकी गाड़ी में 2 लाख रुपए तक का नुकसान हो तो आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। अब मान लीजिए आपको नुकसान हुआ 80,000 का, तो आकलन किया गया पहले कि नुकसान कितना हुआ, और फिर उस हिसाब से आपको क्या कर दिया गया, कंपनसेट कर दिया गया इंश्योरेंस कंपनी ने। लेकिन मान लीजिए 2 लाख तक की बात है पॉलिसी में और नुकसान हो गया आपको 3 लाख का, तो फिर क्या हो जाएगा? जब 3 लाख का नुकसान हो गया तो कंपनी बोलेगी कि नहीं भाई, ये तो आपको मैक्सिमम 2 लाख का ही कर सकते हैं, तो उस स्थिति में 2 लाख रुपए का ही आपको क्या करेगी, बीमा देगी, ठीक है। आगे बात समझ में? अच्छा, अब समझिए तीसरा के बाद जो अगला पॉइंट आता है वो होता है निकटतम कारण का। आपने बीमा कराया कि अगर आपके घर में कोई इक्विपमेंट है, मान लीजिए हर चीज का बीमा होता है, मान लीजिए कोई मशीन है, उस मशीन का आपने कहा कि अगर इसको आग लग जाती है तो आग से नुकसान होने पर हम क्या करेंगे, आप बीमा कंपनी जो है वो हमें हर्जाना भरेगी। लेकिन वो मशीन काम कर रही थी, तो कभी कभी होता है ना, कोई मशीन चल रही होती है तो ओवर हीटिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, बहुत गर्म हो गई, गर्म होने से वो मशीन खराब हो गई, आग नहीं लगी। क्या हुआ? आग नहीं लगी। बीमा किस बात का था? आग से होने का, गर्म होने से नहीं था। तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी आपको पैसे नहीं देगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी कारण है नुकसान होने का वो आपकी पॉलिसी में लिखा रहता है कि ये कारण है। अब मान लीजिए आपने क्या किया हुआ है, 2 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से बीमा लिया हुआ है, ठीक है, एक इस कंपनी से, एक इस कंपनी से। इसमें जो कारण है और इसमें जो कारण है सारे सेम नहीं है, अलग अलग कारण है। यहां पर कुछ कारणों से अगर आपको नुकसान हो गया तो ये वाली कंपनी पैसे देगी, इन कारणों से नुकसान हो गया तो आपको ये वाली कंपनी पैसे देगी, ठीक है। एक ही चीज है। अब कोई भी मशीन 50 तरह के कारणों से खराब हो सकती है, तो मान लीजिए 10 कारण से खराब हो रही है तो पहली कंपनी आपको पैसे देगी, बाकी के कुछ 10 कारण उनसे खराब हो रही है तो दूसरी कंपनी आपको पैसे देगी। तो ऐसी स्थिति में हो ये जाता है कि आपको ये देखना पड़ता है कि नुकसान हुआ है वो किस वजह से हुआ है। तो जिस वजह से नुकसान हुआ है उसी वजह को ध्यान में रखना पड़ेगा, समझ रहे ना? उस वजह को ध्यान में क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि अदरवाइज मान लीजिए अब इसी में ये होगा कि ओवर हीटिंग से अगर हो जाएगी तो आपको पहली कंपनी पैसे देगी, और अगर फायर यानी कि आग लग गई तो दूसरी कंपनी आपको पैसे देगी। अब आपको पता चला ही कि ओवर हीटिंग से हुआ है, और अगर दूसरी कंपनी से आपने पैसे मांग लिए तो फिर दूसरी कंपनी बोलेगी तो मैं तो दूंगा नहीं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी तो आग से लगने पड़ी थी। तो यहां पर क्या होता है ना, इन सारी चीजों को डिटेल्स में इनको भी समझना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपका वो कारण बीमा पॉलिसी में है नहीं तो फिर आपको बीमा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी में 1-2 चीजें और भी होती हैं, आपको अभी समझाऊंगा। बीमा पॉलिसी केवल उन हानियों की पूर्ति करती है जो पॉलिसी में वर्णित जोखिमों के कारण होती हैं। किसी और कारण से आपकी चीज नुकसान हो गई तो बीमा नहीं करेगी, कंपनी पैसे आपको नहीं देगी, हर्जाना नहीं देगी, ठीक है। इसी में इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफन हैव लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन्स। इसका मतलब समझ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कारण लिख देती है कि अगर आपका इस कारण से हुआ तो हम पैसे नहीं देंगे। एक्सक्लूड मतलब होना क्या होता है कि ये कारण वो हैं जिनके वजह से पैसे नहीं देंगे। तो लॉन्ग लिस्ट होती है, कई बार बहुत बड़ी लिस्ट बना देते हैं, एक्सक्लूजन्स फॉर डैमेजेस कॉज्ड बाय एक्ट्स ऑफ गॉड। समझ रहे हैं कि ये तो भगवान ने कर दिया। जैसे अभी हमारे कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ तो उसको भी बोल दिया गया कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, कि हमारे जो ह्यूमन कंट्रोल उसके बाहर की चीज है। एक मूवी आई थी ओ माय गॉड, ठीक है, परेश रावल साहब थे, अक्षय कुमार साहब थे इसमें। तो इस मूवी में क्या होता है कि परेश रावल साहब भगवान के ऊपर केस कर देते हैं। क्यों? इंश्योरेंस कराया होता है, इनको इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? कंपनी बोलती है कि तो एक्ट ऑफ गॉड था इसलिए हम पैसे नहीं देंगे। तो ये बोलते हैं कि अगर भगवान का काम था
तो हम भगवान के ऊपर हर्जाना कर देंगे, भगवान के ऊपर केस कर देंगे। तो मूवी है, कभी देखिएगा। लेकिन ये वही बात है, एक्ट ऑफ गॉड का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी तबाही हो जाए, बाढ़ आ जाए। अब मान लीजिए कि भूकंप आ गया, भूकंप आने में बहुत सारे लोगों ने अपने घर का बीमा कराया हुआ था। ऐसे में तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आमतौर पर ये मानती है कि अगर 10 लाख घर है तो हो सकता है उसमें 100 घर खराब हो सकते हैं। अब यहां पर तो क्या हुआ, 10 लाख घरों में 4 लाख घर खराब हो गए, तो इंश्योरेंस कंपनी हर्जाना दे ही नहीं पाएगी। तो ऐसी स्थिति जो एकदम ही आउट ऑफ कंट्रोल, प्रेडिक्टेड रीजन से हो जाती है, उनको क्या बोल देते हैं, एक्ट्स ऑफ गॉड। तो इसका भी ध्यान रखना होता है। अगर आप एक बीमा ले रहे हैं ना, तो उसमें देख लीजिएगा कौन कौन से जोखिम वर्णित है और कौन कौन से नहीं है। और यहाँ पर एक्ट ऑफ गॉड का क्या मतलब होता है समझ लीजिएगा। साथ में मूवी भी देख लीजिएगा, अच्छी मूवी है। ठीक है, आगे चलते हैं। निकटतम कारण क्या है, जब हानि 2 या 2 से अधिक कारणों से होती है, मैंने आपको बताया था 2 कंपनी का उदाहरण देकर के, तो हानि की पूर्ति तभी होगी जब वह निकटतम कारण से हुई हो। हानि के निकटतम कारण का अर्थ है जो सर्वाधिक, सबसे मेन रीजन है इसके वजह से नुकसान हो गया है, सर्वाधिक प्रभावी कारण, जिसके कारण हानि होना स्वाभाविक है। मान लीजिए कि ओवर हीटिंग वाला मैंने आपको उदाहरण दिया, ठीक है, ओवर हीटिंग हुई। अब कई बार ऐसा होता है कि ओवर हीटिंग के साथ ही साथ में आपकी आग भी लग जाती है। तो अब जो नुकसान हुआ है वो ओवर हीटिंग की वजह से आग लगी थी और आग की वजह से नुकसान हुआ, तो आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर पहले से लिखा हुआ है कि आग की वजह से भी आपको बीमा के पैसे मिल सकते हैं। तो समझ जाए, कारण कई हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप आपके पास कोई गाड़ी थी, ठीक है, चलते 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 कुछ ऐसा हुआ कि इंजन में कुछ स्पार्क हुआ, जिसकी वजह से गाड़ी में आग लग गई, और कुछ ऐसा हुआ कि आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी हो गई, बगल में तालाब था, उसमें पानी में जाकर के गाड़ी चली गई। तो अब ये हो सकता है कि साइलेंसर में और इंजन में पानी चला गया तो भी गाड़ी का नुकसान हो गया, लेकिन आग से भी नुकसान हुआ था। तो अब पानी घुसने से गाड़ी खराब हुई है या आग से ज्यादा गाड़ी खराब हुई है, ये समझना पड़ेगा। तो वहां पर चीजें फिर बहुत डिटेल में आ रही होती है कि नहीं नहीं, ये आग की वजह से ही हुआ, उसी ने सारी चीजें खराब की। अगर आग नहीं लगी होती तो पानी में गाड़ी जाती नहीं, तो पानी वाले के रीजन नहीं माना जाएगा, फिर माना जाएगा कि आग की वजह से नुकसान हुआ। और अगर आग की वजह से बीमा आपने करा रखा है तो आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर पानी में डूबने की वजह से बीमा करा रखा था तो फिर पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, नॉर्मली इतनी अजीब चीजें नहीं होती, लेकिन कभी कभी इस तरह के केसेस भी आते हैं। आप कभी कभी इंश्योरेंस के केसेस पढ़ेंगे ना तो बहुत ही अजीब अजीब आते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना कि इसमें निकटतम कारण देखना इंपॉर्टेंट होता है कि मेन कारण क्या था। अच्छा, आप समझिए, अधिकार समर्पण भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब्रोगेशन। मान लीजिए आपकी गाड़ी चोरी होगी और आपने चोरी कराने का बीमा करा रखा था। आपकी गाड़ी थी, बाइक थी 80,000 रुपए की, आपको उसके बदले जो भी पैसा मिला था, मान लीजिए 50,000 रुपए, वो आपको मिल गया, आपका इंश्योरेंस हो गया। अब मान लीजिए कि आपको कल को गाड़ी मिल जाती है, क्या हो जाता है, कल को गाड़ी मिल जाती है, बाइक कहीं से मिल गई, पुलिस स्टेशन आपने कंप्लेंट कराई हुई थी। अब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट के बाद से वो जो गाड़ी है, जो बाइक है आपका, उस पर अधिकार आपका नहीं रहेगा, वो अधिकार चला जाएगा बीमा कंपनी को। क्यों? क्योंकि ऐसा किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीमा करा करके आप फायदा कमा लो। जैसे इसी से पहले वाला जो उदाहरण था उसमें भी समझिए कि मान लीजिए 2 कंपनीज हैं, ठीक है, आपने 2 कंपनी से बीमा करा रखा है कि अगर आग लग जाएगी, आपकी कंपनी जो भी मशीन है मान लीजिए 25,000 रुपए की है, ठीक है, तो आग लगने पर मैक्सिमम आपको 20,000 रुपए मिल सकते हैं। आपने पहली कंपनी से बीमा कराया, दूसरी कंपनी से बीमा कराया कि 25,000 रुपए की मशीन है, यहां पर उस कंपनी ने बोला कि हम आपको 18,000 रुपए तक दे सकते हैं। आप दोनों जगह पर प्रीमियम भर रहे थे, दोनों जगह पर, ठीक। अब आपकी मशीन में आग लगी, आपकी मशीन खराब हो गई, तो एक आग से हुआ है नुकसान, तो एक कंपनी ने आपको 20,000 रुपए दिए, दूसरी कंपनी आपको 18,000 रुपए दे दे, तो वास्तव में तो मशीन 25,000 की थी और आपने तो यहां पर फायदा कमा लिया। आपने एक ही चीज को बीमा 3 जगह से करा लो तो क्या आपको फायदा हो जाएगा? नहीं होगा फायदा। यहां पर ये होगा कि आपको मिलना चाहिए 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए अगर यहां से मिल रहा है आपको, यहां से 18,000 रुपए मिल रहा है, तो पता क्या हो जाएगा, वास्तव में आपको टोटल 20,000 रुपए ही मिलेगा। और उस 20,000 में ये जो कंपनी है वो आपको पूरा 20,000 नहीं देगी, बोलेगी कि मेरा तो अधिकार आपको 20,000 देने का था, इनका 38,000 का था, तो अगर 38,000 रुपए है उसमें से हमारा जो रेशियो बन रहा है वो 20,000 का है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 20/38 मेरा हिस्सा है और 18/38 उनका हिस्सा है। नॉर्मली प्रीमियम के रेशियो में रहता है, लेकिन यहां पर जो कंपनसेशन वाला अमाउंट है उसके हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, दोनों इस अनुपात में पैसे देंगे, लेकिन कुल मिलाकर के 20,000 ही देंगे, इससे ज्यादा पैसा आपको नहीं मिलेंगे। तो कभी भी किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं होगा कि बीमा कराने की वजह से आपको फायदा हो जाए, ये इंश्योर किया जाता है। ऐसे ही आपकी गाड़ी खो गई अगर और आपको पैसे मिल चुके हैं, तो फिर उस पर अधिकार क्या हो जाएगा, जिसने बीमा किया है आपका, जो बीमाकार है, जो इंश्योरर है, जो कंपनी है, उसका अधिकार चला जाएगा। तो पुलिस स्टेशन में गाड़ी मिल भी गई तो मिलकियत किसकी हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी की। क्योंकि किसी भी स्थिति में बीमा की वजह से आपको फायदा नहीं होना चाहिए, बीमा की वजह से ये होना चाहिए कि आपका जो नुकसान था वो कम से कम हो, नुकसान बचा ले जाओ, फायदा नहीं कर सकते बीमा से। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या होता है, बीमाकृत संपत्ति को हुए नुकसान या क्षति के लिए मुआवजा दिए जाने के बाद, जो आपको मुआवजा मिल चुका है,
उस संपत्ति का स्वामित्व बीमाकार को हस्तांतरित हो जाता है, जो इंश्योरर है उसको हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि बीमाकृत क्षतिग्रस्त संपत्ति को बेचकर अथवा गुम हुई संपत्ति के मिल जाने से लाभ न कमा ले। ठीक है, ये वही पॉइंट है तो मैंने आपको समझाया। अच्छा, अब समझिए, इसी में योगदान की बात आती है। मैंने अब ये 2 कंपनीज का उदाहरण दिया था कि अगर 2 जगह से आपने बीमा करा रखा है तो जो कुल बीमा है 100, उससे फायदा नहीं होगा, पहली बात। और दूसरा है कि उसमें उन दोनों कंपनीज को योगदान देना रहेगा। तो मान लीजिए किसी एक ही कंपनी ने पेमेंट कर दिया, अब एक इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट किया, लेकिन उसी चीज के लिए दूसरी कंपनी से भी आपने इंश्योरेंस करा रखा था, तो जिस कंपनी ने पेमेंट कर दिया है उसका ये अधिकार है कि वो दूसरी कंपनी से उसका हिस्सा मांगे, और इसके लिए वो कोर्ट में भी जा सकती है, न्यायालय में भी जा सकती है। ठीक है, तो बीमा के अंतर्गत दावे का भुगतान कर देने के पश्चात बीमाकार अन्य देनदार मतलब कोई दूसरी कंपनी जिससे पैसे मिलने चाहिए थे, बीमाकारों से हानि की राशि में उनके भाग को वसूल कर सकता है, मांग सकता है कि आप हमें हिस्सा दो। ठीक है, और इसी में दोहरे बीमे में बीमाकार हानि को उसके द्वारा की गई बीमा की राशि के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया था कि एक ने आपको बोला था कि 20,000 रुपए तक का बीमा मिलेगा, दूसरे ने बोला था 18,000 तक का मिलेगा। तो जो भी अनुपात है, तो ये अनुपात क्या क्या हो गया, सोचिए, दोनों को मिलाकर तो 38,000 हो जाता है। अब 38,000 में पहले का 20/38 को आप समझ लोगे तो दूसरी तरह से 10/19 हो गया, दूसरा वाले क्या केस हो गया, 9/19 हो गया। तो इस अनुपात में वो आपको कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन दोनों ही मिलकर के करेंगे। ठीक, अच्छा, इसी में बीमाकार को वास्तविक हानि की राशि से अधिक प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। आप नुकसान होने पर प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी 80,000 रुपए की बाइक थी, आपने 10 जगह बीमा करा लिया और सब जगह पर बीमा की आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी 80,000 रुपए की बाइक खराब हो गई तो आपको 10 लोगों ने 50,000 दे दिया, तो मिलाकर क्या, तो आपको 5 लाख रुपए मिल जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो, ये नहीं हो सकता है। कभी भी आपको जो नुकसान हुआ है उससे ज्यादा तो पैसा मिल ही नहीं सकता। ठीक, अच्छा, हानि को कम करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने बीमा करा लिया कि आपके होटल है, होटल में आग लगेगी तो बीमा का रखा है। अब आपको पता चला आग लगना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आप बैठे हुए हो, आपने कुछ भी ऐसा प्रयास नहीं किया कि आग को कम किया जा सके। और याद करिए, पहला सिद्धांत क्या था, अटमोस्ट फेथ का था। इसमें अटमोस्ट फेथ में आपकी ये भी बताती है कि आप अपने नुकसान कम से कम करने की कोशिश कर रहे हो। यहां पे आप सोच रहे हो कि अरे हमारा नुकसान थोड़ी हो रहा, बीमा कंपनी पैसे तो देगी। तो अगर ये पता चल गया कि आपने नुकसान को एक आम इंसान की तरह जिसका खुद की संपत्ति होती, उस हिसाब से आपने अपने नुकसान को कम करने की कोशिश नहीं की, आपने कोई प्रयत्न नहीं किया, तो उस स्थिति में बीमा कंपनी आपकी इस पॉलिसी को रद्द भी कर सकती है। आ रही बात समझ में? इसलिए ऐसा भी नहीं कि बीमा लेने के बाद से आप शांति से बैठ गए। क्यों? क्योंकि नुकसान कम करने की कोशिश है यार। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी की को इतना नुकसान ना हो जाए कि वो अपना जीवन सर्वाइव ना कर पाए या बहुत ज्यादा कठिनाई आ जाए। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, मिटिगेशन की बात होती है। जो नुकसान होता है उसको कम करना होता है। बीमाकृत का कर्तव्य है कि वह बीमा कराई गई संपत्ति की हानि अथवा क्षति को न्यूनतम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। ठीक है, आपको नुकसान हुआ है वो आप कम करो। यदि बीमाकृत द्वारा किसी विवेकशील व्यक्ति के समान, कोई आम आदमी जो विवेकशील है, उसके पास दिमाग है, उचित ध्यान नहीं रखा गया तो बीमा कंपनी उसे क्षतिपूर्ति का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो बीमा कंपनी उससे क्षतिपूर्ति करे, ये जरूरी नहीं उसका अधिकार चला जाएगा, उसको पैसे मिले, ये अधिकार उसने खो दिया। ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। तो चलिए, हम लोगों ने अपना ये वीडियो भी देख लिया। जो सिद्धांत थे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए कि इस तरह की जब इंस्ट्रूमेंट हम लोग बनाते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हुआ, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो लोगों की आर्थिक संकट से बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में उसमें कितनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और बहुत सारे माइन्यूट में बहुत अलग अलग केसेस आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग मिलेंगे। कभी अलग से टाइम मिला तो आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो बाकी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए। उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आया होगा, इंश्योरेंस काफी अच्छे से समझ में आएगा। इतने डिटेल में 11th और 12th में हम लोग नहीं पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन आप अगर इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ते चले आएंगे तो आप अच्छे जो एग्जामिनेशन होते हैं उनमें प्रिपरेशन के टाइम पर आपका बहुत स्ट्रांग बेस हो जाएगा। तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट तो प्लीज कमेंट बॉक्स में क्लिक करके बताइए। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।